तो हम लोग बात कर रहे थे कि यदि सूर्य की वजह से पृथ्वी में सर्वत्र जो तापन है वो बराबर होता है, या एनर्जी जो रिसीव हो रही है वो सर्वत्र बराबर होती। मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह ऐसी होती सब जगह पर, ये मान लेते हैं 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है, ठीक है, और ये आने वाली सन की रेज है, ये आने वाले सन की रेज है। अगर ऐसी स्थिति होती तो सभी जगह एनर्जी का जो रिसेप्शन हो रहा है वो बिल्कुल सेम होता, वो बिल्कुल सेम होता। और अगर सेम होता तो सब जगह जो ताप होता वो भी सेम होता। तापन कैसे होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल तापन क्या होता, सब जगह क्या होता, सेम होता, ठीक। इससे क्या होता, तापांतर की दशा क्या आती, तापांतर होता शून्य, और अगर तापांतर होता शून्य तो दाबांतर भी होता शून्य, दाबांतर भी क्या होता, शून्य, ठीक है। ये दोनों चीजें शून्य होती, और इनकी शून्य होने की स्थिति में होता क्या, इनके शून्य होने की स्थिति में जो हवाएं हैं, जो हवाएं हैं वो रुकी रहती। क्यों, क्योंकि जो आप पढ़ते हो ना वायु दाब की पेटी, पेटी अलग अलग, पेटी में अलग अलग दाब होता है ना, अलग अलग पेटी में है अलग अलग दाब है। अगर ऐसा होता तो हवाएं एक पेटी से दूसरी पेटी में चलती ही नहीं, और अगर नहीं चलती तो सारी की सारी जो हमारी मौसमी परिस्थितियां हैं सब खत्म हो जाती, और मोस्ट प्रोबेबली पृथ्वी पर जीवन भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब अगर इसके अलग हम थोड़ा सा इसको सर्कुलर कर दें, मान लेते हैं अब ये कंडीशन बना दें। अब ये कंडीशन अगर हमने बनाई तो क्या होता है, अब आप देखिएगा इस कंडीशन में क्या हुआ। मान लेते हैं इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, हम थोड़ा हटा के बना रहे हैं। यहाँ पर प्लेन अगर हम ट्रेस करें या टेंजेंशियल लाइन खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो यहाँ पर 90 डिग्री में आकर एनर्जी फॉल हो रही है। इस जगह पर अगर हम टेंजेंट खींचें, यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचते हैं तो देखिए यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर टेंजेंट खींचें तो यहाँ पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो चेंज हो गया। इसका मतलब है जो अर्थ का कर्वेचर है, उस अर्थ के कर्वेचर की वजह से, उस अर्थ के कर्वेचर की वजह से तापांतर की स्थितियां बनती हैं, दाबांतर की स्थितियां बनती हैं, और हवाओं का चलना वो शुरू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो आ रही है सन से वो तो गवर्निंग फैक्टर है ही, लेकिन इसके अलावा जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पृथ्वी द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम चलेंगे सोलर एनर्जी की तरफ। अब हम सूर्य को समझेंगे। चलिए आइए सूर्य को समझते हैं। चलिए सूर्य को समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारे सन की सरफेस है, ठीक है। पहली चीज जाने कि इस सन का भी अपना एटमॉस्फेयर है, इस सन का भी अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो वो इतनी सी बनेगी। आप देखिएगा, ये पता नहीं दीगर हो रहा है कि नहीं, आपको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो वो इतनी सी बनेगी। अब यहां से चलने वाली जो एनर्जी है वो कैसे चल रही है, पैरेलल लाइंस, सॉरी ऐसे करके चल रही है। कैसे लाइंस के रूप में, डाइवर्जिंग लाइंस के रूप में, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लाइंस के रूप में चल रही है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी की दूरी है सन से, ठीक है, और जो पृथ्वी का साइज है इसके सापेक्ष वो कितना कम है, और दूरी कितनी ज्यादा है। तो बहुत कम मात्रा ऐसी होती है जो यहां तक पहुंचती ही है, बहुत कम मात्रा ऐसी होती है जो यहां तक पहुंचती ही है। पहली चीज, द वेरी फर्स्ट चीज, कि इस सोलर एनर्जी का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो अर्थ तक पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, पार्थिव ग्रह है ये, ठीक है। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, मंगल, और मंगल के अंदर रखे हुए ग्रह पार्थिव हैं। क्यों पार्थिव, क्योंकि ठोस चट्टानों से बने हुए ग्रह हैं, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा भाग होता है, और एक जो मैथमेटिकल इसका आंकड़ा है वो लगभग 1 अरबवां भाग होता है सोलर एनर्जी का, जो अर्थ के पास रिसीव होता है,
एक चीज आपने समझी। दूसरी चीज समझिए कि सूर्य की अपनी सतह और सूर्य का अपना वायुमंडल। सूर्य की अपनी सतह और सूर्य का अपना वायुमंडल। जो सूर्य की सतह होती है ना, जो सूर्य की सतह होती है, हम लोग सूरज की जो सतह होती है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। ये फोटोस्फीयर है। और इस वायुमंडल के कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। ये क्रोमोस्फीयर और ये फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर के अंदर, सतह के अंदर क्या चल रहा है? इस सतह के अंदर हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन चल रहा है, लगातार चल रहा है। वो हीलियम में होता है, आगे जाके वो कार्बन में होगा। धीरे धीरे करके ये सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे ही सारी की सारी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाएगी, फिर सारी की सारी हीलियम कार्बन में चेंज हो जाएगी। कार्बन के जो परमाणु हैं वो और फर्दर बिगर जो एटम्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक दिन क्या हो जाएगा? ये सूर्य खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा उसकी भी गणना है, ठीक है। खैर, उससे हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक चीज आपने ये देख ली। अब आइए हम बात करते हैं कि यहां से तो एनर्जी भेजी जा चुकी है, अब जब वहां पर पहुंचेगी तो उसका क्या होगा, ठीक है। आइए, एक चीज आपने देख ली कि सूर्य के रिलेशन में अगर हम देखें तो पृथ्वी सूर्य से बहुत दूरी पर है। दूसरा, पृथ्वी के सन के सापेक्ष जो पृथ्वी का आकार है वो बहुत ही छोटा है, ठीक, ओके। यही जो सूर्य से आने वाली एनर्जी है, यही हमारे ग्रह का जीवन का कारण भी है। और दिस इज द ओनली सोर्स जिसका हम यूज इस समय किसी भी ऊर्जा की अवस्था में कर रहे हैं। आप सोच के देख लो। आप कहेंगे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या ऊर्जा के जो भी अन्य आपने तरीके देख रखे हैं, उन सब के मूल में जाइए, आपको सूरज मिलेगा। क्यों? अभी अभी आपको बताया, तापांतर नहीं होगा तो दाबांतर नहीं होगा। नहीं हुआ तो पवनें नहीं चलेंगी, और अगर पवनें नहीं चली तो गई वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा गई, है ना। आप देखेंगे सबके मूल में कहीं पर सूरज ही पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं अब हम पृथ्वी के बारे में। यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है जो अपनी एक्सिस पर इंक्लाइंड है। अभी अभी आपने देखा कि एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं इसकी सरफेस की वजह से, स्फीयरिकल सरफेस की वजह से। और दूसरा जो गवर्निंग चीज होती है वो होती है इसकी अपनी एक्सिस में रोटेट करना, वो भी गवर्निंग चीज होती है। फिलहाल हम इस चीज को मद्देनजर नहीं रखेंगे क्योंकि हम इसके लिए अगला क्लास लेकर चलेंगे, ठीक है। इस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन जो चीज नहीं छोड़ सकते वो होता है इसके अलोंग एटमॉस्फेयर। इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसके अलोंग जो एटमॉस्फेयर है उसको हम छोड़ नहीं सकते। एटमॉस्फेयर की जो ये परतें हैं, पृथ्वी के जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हैं, ग्रेटर वैल्यू ऑफ जी, घन गुरुत्व के ज्यादा मान की वजह से वहां पर डेंसिटीज ज्यादा होती हैं। लेकिन इसके अलोंग जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर चलते हैं, हाइट में चलते हैं, डेंसिटीज कम हो जाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, बिल्कुल आ गई होगी, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस हमने लगाया भी नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आ जाता, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं कि ये वो रीजन है, ये यहां से लेकर और यहां तक का, जहां पर हम एटमॉस्फेयर के होने की तो बात करते ही हैं, बल्कि हम उस एटमॉस्फेयर की बात करेंगे जिसके होने से सूर्य तप प्रभावित होता है। ये लगभग अर्थ की सरफेस से कितने ऊंचाई तक है? लगभग 900 से 1000 किलोमीटर तक, ठीक है। ये वो देखिए है तो एटमॉस्फेयर इससे भी ऊपर, लेकिन वो इतना सघन नहीं है कि उसको कंसीडरेशन में यहां पर लिया जाए, है ना। इतनी रीजन से जो कि सूरज के आने वाली एनर्जी का लगभग कितना पार्ट होता है? कितना पार्ट होता है? केवल और केवल 1 अरबवां भाग। अब जरा देखें, लाइट को पढ़ते समय आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उनमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस देखेंगे आप, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखेंगे आप। ये सारे प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आइए हम इस भाग की बात करते हैं। इस भाग पर अगर हम टेंजेंट खींचें
अर्थ की सेंटर से अर्थ की हम रेडियस ले रहे हैं, ये मान लेते हैं। इस जगह के आने के बाद ये लाइट निकल जानी चाहिए थी सीधा, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में संपर्क में आते ही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक, ये एनर्जी निकल गई यहां पर, ये अर्थ में रिसीव हुई ही नहीं। और नीचे के कंडीशन में आ जाते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये निकल गई, ये अर्थ के प्रभाव में आई ही नहीं। ठीक, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब ये एनर्जी क्या हुई, अर्थ में रिसीव हुई। यहां पे देखिएगा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हम लगा रहे हैं और कुछ नहीं। जो लाइट रेज यहां से सीधा आ रही हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद भी चूंकि नॉर्मली इंसिडेंस है इनका, इसलिए चली जाएंगी सीधा, बिल्कुल निकल जाएंगी। लेकिन जो भी जरा भी किसी भी एंगल पर आएंगी उनमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के प्रोसेस की वजह से एनर्जी का एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो अर्थ में रिसीव होता है। ये देखिए, एनर्जी का एक छोटा सा पोर्शन है जो अर्थ में रिसीव हो रहा है। आप मान लें कि इतना वो भाग है जहां से एनर्जी अर्थ में रिसीव हो ही रही है, अर्थ में, एटमॉस्फेयर में नहीं। एटमॉस्फेयर में तो ये सब हो रही है, अर्थ में कितना रिसीव हो रही है, वो इतने पोर्शन से रिसीव हो रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले एनर्जी का रिसेप्शन हुआ कहां, आउटर एटमॉस्फेयर की सरफेसेस में हुआ। ठीक है, और आउटर एटमॉस्फेयर की सरफेसेस में एनर्जी कितनी कितनी रिसीव हो रही है, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। देखिए, एनर्जी का रिसेप्शन के लिए हमको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे। कितनी जगह पर एनर्जी रिसीव हो रही है, कितने समय में और कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है। बात समझ में आई? पहली बात, आप सोचें, अगर ये इतना बड़ा टुकड़ा है और ये इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, ये दोनों सेम रेडिएशन के प्रभाव में रखे जाते हैं, सेम दूरी पर सोर्स से, तो किसमें एनर्जी का ज्यादा रिसेप्शन होगा, इसमें या इसमें? सीधी सी बात है, इसमें होगा, इसमें कम होगा। ठीक, तो मानक के लिए हम एक यूनिट का प्रयोग करते हैं कि यदि 1 किलोग्राम में इतने दाने होते हैं शक्कर के, तो 1000 किलोग्राम में, 5 किलोग्राम में, 10 किलोग्राम में कितने होंगे। हम बातें किसके लिए करते हैं, यूनिट वैल्यू के लिए करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारी अर्थ की आउटर एटमॉस्फेरिक जो सरफेसेस हैं, कहां पर, लगभग 1000 किलोमीटर हाइट पर। ठीक, उसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एक टुकड़ा हमने ले लिया, इसकी लंबाई कितनी, 1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी, दैट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। इसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में एनर्जी का रिसेप्शन कैसा हो रहा है, नॉर्मली आकर इस पर एनर्जी फॉल हो रही है। ठीक, नॉर्मली कितनी देर में, 1 मिनट में कितनी एनर्जी आएगी, कितनी एनर्जी रिसीव होगी। ठीक है, अब एनर्जी किस रूप में आ रही है, ऊष्मा के रूप में आ रही है। एनर्जी किस रूप में आ रही है, ऊष्मा के रूप में आ रही है। उसकी यूनिट क्या लेंगे हम, कैलोरी। कौन सी यूनिट, कैलोरी। यद्यपि जूल भी दे सकते हैं, क्योंकि जूल और कैलोरी के बीच में इंटर कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को जब हम इकट्ठा रखेंगे तो हम एक नया नाम लाएंगे, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट। अब हम इस सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक को डिफाइन करेंगे कि क्या है। पहली बात, ये कहां पर हम मेजर कर रहे हैं, पृथ्वी पर नहीं कर रहे हैं, हम कहां पर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। तो सोलर जो हमारा स्थिरांक है, ये क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, कहां पर, एटमॉस्फेयर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 मिनट में कितनी कैलोरी एनर्जी रिसीव हो रही है, दैट इज सोलर कांस्टेंट। ठीक है, और इस एनर्जी की मात्रा समय के हिसाब से बदलती रहती है। सोलर कांस्टेंट की मात्रा समय के हिसाब से बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है, ये भी देखिए।
सूर्य की दो स्थितियां होती हैं, ये और ये, ठीक। एक होती है एफेलियन, एक होती है पेरिहेलियन, दो कंडीशन। एक समय क्या होता है, पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होती है सन से, और एक समय होता है जो न्यूनतम दूरी पर होती है, मिनिमम डिस्टेंस पर होती है सन से। अब आप इसको ऐसे समझें, अब आप इसको ऐसे समझें कि आग आपने जलाई है और तापने के लिए आप खड़े हैं, ठीक। आंच ज्यादा लगती है, आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं, है ना। तो जितना दूरी आप सोर्स से बना लेंगे, एनर्जी का रिसेप्शन उसी हिसाब से कम हो जाएगा। तो सूर्य जब अधिकतम दूरी पर होगा, अधिकतम दूरी पर होगा, और सूर्य जब न्यूनतम दूरी पर होगा, दोनों कंडीशन में जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में आने वाली एनर्जी है उसमें भी फर्क पड़ेगा ना। या जितनी भी लोकेशंस हैं सन के अलोंग, जितनी भी लोकेशंस हैं, हर एक जगह से गुजरते समय इस यूनिट क्षेत्रफल पर जो एनर्जी का रिसेप्शन पर मिनट में है उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, चेंज आएगा। अब हम पहले जाने कि एफेलियन और पेरिहेलियन की कंडीशन क्या है। एफेलियन का मतलब होता है जब सूर्य सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, सूर्य सबसे ज्यादा दूरी पर होता है किससे, पृथ्वी से, एफेलियन। और पेरिहेलियन जब सूर्य सबसे नजदीक होता है। ये कंडीशंस आती कब कब है, देखिए मई जून के महीने में, मई जून के जस्ट बाद जुलाई का महीना आता है, मई जून के महीने के जस्ट बाद जो जुलाई का महीना आ रहा है उस समय आपको मैक्सिमम गर्मी लगती है। तो आप ये सोच सकते हो कि जुलाई के महीने में यदि हमको सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है तो वही महीना होगा जब सूर्य सबसे नजदीक होना चाहिए। क्योंकि हम दो कंडीशन जानेंगे, एक जुलाई की, एक जनवरी की। अगर हम आपको दोनों में से ऑप्शन देने को कह दें कि किस कंडीशन में सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होना चाहिए, जुलाई में या जनवरी में, तो आप अपने हिसाब से बता दोगे जुलाई में, लेकिन ये गलत है, ठीक। देखिए दो कंडीशन हैं और उन कंडीशंस का नाम जान लीजिए। एक तो 3 जनवरी, हम चूंकि थोड़ा सा ऐसा बनाए हुए हैं चित्र को, तो आप सबसे नजदीक दूरी को 3 जनवरी मान लीजिए और सबसे दूर वाली दूरी को आप मान लीजिए 4 जुलाई, 4 जुलाई, ठीक है। 3 जनवरी और 4 जुलाई, इस 4 जुलाई के दिन जो इसकी दूरी होती है पृथ्वी के साथ, ये लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर की होती है। करोड़ किलोमीटर कितनी होती है, लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। जबकि इस वाली कंडीशन में ये लगभग कितनी होती है, 14.7 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। यहाँ पे करोड़ जरूर लाइएगा, हम डालें चाहे ना ले, यहाँ लिखें चाहे ना लिखें। जैसे पिछली बार एक किसी वीडियो में हमने किसी एक स्पेलिंग को यहाँ पे बाई पेन की मिस्टेक थी, वो दिमाग में तो रहता है पर पेन की मिस्टेक थी, लिख गया। बाद में एक लोगों को फोन आया कि सर आपकी उसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, आपने एक अक्षर छोड़ दिया था। ये छोड़ दिया था नहीं होता है, हमारा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने का ज़्यादा इंटेंशन रहता है, और उस चक्कर में यदि कहीं कुछ ऐसा रह जाता है तो उसको आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन देखी, तो लगभग आप देख रहे हैं 50 लाख किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है, इन दोनों कंडीशन में 50 लाख किलोमीटर का अंतर है, ठीक। अब सूरज पहले 50 लाख किलोमीटर नजदीक था, अब 50 लाख किलोमीटर दूर है, तो अंतर तो पड़ना चाहिए ना, एनर्जी में, एनर्जी में अंतर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में सर्वाधिक सोलर कांस्टेंट होना चाहिए और इस कंडीशन में न्यूनतम होना चाहिए, तो वो होता भी है। इनके करस्पॉन्डिंग आप जान लें कि इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है 1.89 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। इतनी कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये ज्यादा होगी कि कम, सिंपली ज्यादा होगी, सूरज नजदीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.01 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इतनी इसके करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जितनी भी लोकेशंस हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग इनकी एनर्जीज
अलग अलग होती हैं, काउंट होती हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछे तो या तो वो पर्टिकुलर डेट को पूछे, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए पूछे, या फिर उसकी औसत वैल्यू पूछे। तो औसत वैल्यू क्या है कि सारी कंडीशंस का योग बटे सारी नंबर ऑफ सारी कंडीशंस, जितना नंबर होता है डिवाइड कर दें। तो जो सोलर कांस्टेंट का जो औसत मान आता है ना, सौर स्थिरांक का औसत मान, औसत मान ये बराबर कितना होता है, एक मिनट, एक फोन आ रहा है मेरा, कोई रहने दीजिए। सौर स्थिरांक का जो औसत मान होता है वो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक, इतनी चीज आप पहले कंफर्म कर लें, जल्दी से कंफर्म कर लें। और इसको अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट करिए, हम इसको हटाने वाले हैं। ठीक, ओके, क्लिक मार दीजिए ना, जब तक आप नोट करिए। एक फोन आ गया मेरा। हेलो हेलो, हाँ जी, जी हाँ, हाँ तो आ जाइए, घर पे आ जाइए। ये हमारा जो लोकेशन है